हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सिक्स चैप्टर को। जो फर्स्ट बुक का आपका सिक्स चैप्टर है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैंने आपको रेट वाला पोर्शन आपको पूरा का पूरा करा दिया है। मैंने बोला भी था कि इसमें पांच पोर्शन है। एक आपका रेट है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, एक आपका टेंजेंट नॉर्मल है, एक आपका मैक्सिमा मिनिमा है और एक आपका अप्रोक्सीमेट है। मतलब एक पांच पार्ट है। इन पांच पार्ट से मिलकर आपका सिक्स चैप्टर बना हुआ है, जिसमें से पहला वाला पार्ट आपका रक्षाबंधन के पहले पूरा कंप्लीट करा दिया था। और मैंने बोला भी था कि अब अगली जो क्लास आएगी वो रक्षाबंधन के बाद आएगी, क्योंकि इतने दिन में छुट्टी पर भी था। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग आप समझ रहे हो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम समझते हैं तो इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज होना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। इंक्रीज माने बढ़ना, मतलब वर्धमान बोल सकते हैं इसको हिंदी में हम लोग। और डिक्रीज का माना होता है घटना, हिरास होना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हिरासमान। शॉर्ट में हम लोग ऐसा एक ऊपर एरो एरो बना के लिख देंगे तो इसका मतलब समझ जाना कि हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से एरो बना के लिखेंगे तो समझ जाना कि हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिंबल है, मतलब सिंबल फॉर्म में, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इस फिलहाल इस टॉपिक में पूरे में मुझे देखना क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, और जो फंक्शन है वो एक्स की किन रियल वैल्यू के लिए वो इंक्रीज होता है और एक्स की किन रियल वैल्यू के लिए डिक्रीज होता है। देखो जितने भी फंक्शन है वो इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं वो हमेशा इंक्रीज होते रहते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं वो हमेशा डिक्रीज होते रहते हैं, कुछ फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होते हैं। मतलब इंक्रीज का मतलब होता है कि हम जैसे जैसे फंक्शन में इनपुट बढ़ाते जाएंगे, मतलब वैल्यू हम एक्स, जैसे मान लो कोई फंक्शन है बाई बराबर, जैसे मैं बोलूं कोई फंक्शन है बाई बराबर एफ एक्स। अब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू का इनपुट किया, और जैसे जैसे मैंने एक्स की वैल्यू का इनपुट किया और मैंने एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे 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 मैंने किसी फंक्शन में एक्स की वैल्यू का इंक्रीज किया, और एक्स की वैल्यू का इंक्रीज करने पर बाई की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगे, बाई की वैल्यू भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ये फंक्शन है वो इस वाली कंडीशन है, मतलब एक्स की इन वैल्यू पर कैसा है, इंक्रीजिंग है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन है एग्जाम्पल के तौर पे कि बाई इक्वल टू 2x-1 या 2x+1 है, और मैंने यहाँ पे x का वैल्यू जैसे जीरो डाला, तो जीरो टू जा जीरो और वन वन हो गया। फिर मैंने x का वैल्यू वन डाला तो वन टू जा टू और वन थ्री हो गया। x का वैल्यू टू डाला तो टू टू जा फोर, वन फाइव हो गया। x का वैल्यू मैंने क्या डाला, थ्री डाला, तो यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स और सेवन होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने इस पूरे फंक्शन में एक्स की वैल्यू का इंक्रीजमेंट किया, एक्स की वैल्यू को बढ़ाया, यहाँ पे आपकी बाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है 2x+1, वो आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैं अगर डायरेक्टली बहुत सिंपल तरीके से समझूं तो कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में आपने जैसे जैसे एक्स बढ़ाया और वैसे वैसे बाई की वैल्यू बढ़ती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजमेंट बोलेंगे या इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अगर सपोज करो आपने एग्जाम्पल चेंज कर दिया और आपने एग्जाम्पल ले लिया बाई इक्वल टू -2x+1, आपने एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपने जैसे ही एग्जाम्पल को चेंज किया और मैंने यहाँ पे वैल्यू को इनपुट किया, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू को जीरो डाला तो जीरो टू जा जीरो वन आया, एक्स की वैल्यू को मैंने वन डाला तो वन डालने पर वन टू जा -2+1 -1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू को मैंने टू डाला, टू टू जा फोर, -4 से वन गया, -3 आया। एक्स की वैल्यू को मैंने थ्री डाला, थ्री टू जा सिक्स, -6 से वन गया, -5 आया। एक्स की वैल्यू को मैंने फोर डाला तो फोर टू जा एट, -7 आया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है
कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को इंक्रीज किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, मतलब x की वैल्यू तो बढ़ रही है, बट y की वैल्यू आपकी, सॉरी, यहाँ पे y की भी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब कह सकता हूँ कि इस वाले फंक्शन में जो पहला एग्जाम्पल दिया है, उस वाले फंक्शन में जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया, जैसे वन, जीरो के बाद वन डाला, वन के बाद टू डाला, टू के बाद थ्री डाला, थ्री के बाद फोर डाला, फोर के बाद फाइव डाला, तो जैसे जैसे मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू को बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया, वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ पे? रियल नंबर के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैंने इनपुट जो किया है, x की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पुट की है, वो मैंने बढ़ती हुए क्रम में पुट की है, मतलब x की वैल्यू को मैंने बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि x की वैल्यू को मैंने भले ही बढ़ाया है, लेकिन y की वैल्यू आपकी बढ़ नहीं रही, यहाँ पे y की वैल्यू घट रही है। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो उल्टा हो गया कि x बढ़ाने पर y घट गया, और जब x बढ़ाने पर y घट गया तो ये फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। कहाँ पे? रियल नंबर पे। और जी वाला फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। कहाँ पे? रियल नंबर पे। ऊपर की ओर एरो अगर मैं बनाता हूँ तो समझ जाना कि मैं वर्धमान की बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। और जब मैं नीचे की ओर एरो बनाऊंगा तो समझ जाना कि मैं डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग का मतलब नॉर्मली इतना है कि किसी भी फंक्शन में जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उस फंक्शन में उस फंक्शन में y की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर प्रोसेस उल्टा हो गया कि x बढ़ाने पर y घट गया, तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग की कंडीशन में चला जाता है। तो वही चीज यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स में जैसे जैसे मैंने x बढ़ाया और वैसे वैसे आपका y बढ़ने लगे, वैसे वैसे y आपका बढ़ने लगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, आपका इंक्रीजिंग है। x बढ़ाने पर y बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ, तो इंक्रीजिंग है। और x बढ़ाने पर y घटेगा तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग है। चलिए अब देखो थोड़ा सा एक ग्राफ से समझते हैं इसको हम। मान लो ये आपका कौन सा एक्सिस है, बाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। थोड़ा सा छोटा करो ग्राफ, मुझे दो ग्राफ समझाने हैं तुम्हें इंक्रीजिंग में, तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाओ। ठीक है। एक मैंने ग्राफ यहाँ बनाया, एक्स और बाई, और एक मैंने यहाँ बढ़ाया, एक्स और वाई। एक ग्राफ मैंने यहाँ बढ़ा दिया और एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। ठीक है। दोनों ग्राफ हैं। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मैंने इस ग्राफ में देखा, मान लो ये वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ये एग्जांपल दिया और ये भी वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है। दोनों अलग अलग केस हम बता रहे हैं यहाँ पे, एक ही बार में हम दोनों केस डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसमें है क्या कि जैसे मैं यहाँ पे देखो इस ग्राफ में मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए, जैसे एक पॉइंट मैंने ए लिया, एक पॉइंट हमने बी लिया, एक पॉइंट सी लिया और एक पॉइंट डी लिया। यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक बी लिया, एक सी लिया, एक डी लिया और एक ई लिया। ठीक है। थोड़ा समझना ग्राफ में। अब मैंने क्या देखा कि मैं इस पॉइंट से, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, सपोज करो ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है, कोई भी दो रियल वैल्यू है, और उनके बीच में हम इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन में इंक्रीजमेंट है या नहीं है। हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजमेंट है या नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने ए से बी के लिए सफर किया, मतलब ए से मैं बी के लिए चला, और जब मैं ए से बी के लिए चला मतलब मैंने एक्स को इंक्रीज किया। अब इस ग्राफ में देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस ग्राफ पर
एक्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो आपका बाई का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ में देखो, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखा जाए तो ए और बी के बीच में हम क्षैतिज भी दूरी तय कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर तरीके से भी हम दूरी तय कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि मैं क्षैतिज में भी इंक्रीज कर रहा हूँ और मैं ऊर्ध्वाधर में भी तय मतलब दूरी को तय कर रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, दोनों तरीके से हम इंक्रीजिंग कंडीशन में है। जब क्षैतिज इंक्रीजिंग कंडीशन है तो मतलब एक्स बढ़ रहा है, और जो वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर हम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बाई बढ़ रहा है, क्योंकि क्षैतिज में एक्स बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर में आपका बाई बढ़ता है। अब ऐसे मैंने बी से सी के लिए देखा तो एक्स इंक्रीज हुआ और बाई इंक्रीज हुआ, सी से डी के लिए देखा तो एक्स इंक्रीज हुआ और वाई इंक्रीज हुआ। तो इस पूरे ग्राफ में देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने एक्स को इंक्रीज किया वैसे वैसे आपका वाई इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे आपने एक्स को इंक्रीज किया वैसे वैसे आपका वाई इंक्रीज हुआ। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे ग्राफ में आपका जो फंक्शन है y बराबर एफ एक्स वो इंक्रीजिंग है। वो कैसा है? इंक्रीजिंग है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ कि जैसे मैं ए से बी के लिए गया तो x इंक्रीज हुआ, y भी इंक्रीज हुआ, और मैं बी से सी के लिए गया तो केवल x तो इंक्रीज हो गया लेकिन y की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके आगे फिर मैंने देखा कि x को इंक्रीज किया तो y फिर इंक्रीज हो गया, लेकिन जब मैंने फिर देखा तो केवल x इंक्रीजिंग हुआ, मतलब x बढ़ा, y स्थिर हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा तो x बढ़ गया और y भी बढ़ गया। तो इस वाले ग्राफ में क्या है कि मैंने x को बढ़ाया तो y या तो बढ़ा है या स्थिर हुआ है। मैंने x को बढ़ाया, y बढ़ा है या स्थिर हुआ। मतलब यहाँ पे y की जो वैल्यू है दूसरे वाले केस में वो या तो बढ़ रहा है या स्थिर हो रहा है, लेकिन कभी घट नहीं रहा है, कभी डिक्रीजिंग कंडीशन नहीं हो रही है, कहीं भी यहाँ पे डिक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, कहीं पर भी आपका यहाँ पे डिक्रीजमेंट नहीं आ रहा है। मतलब अगर कभी कभी अगर बाई बढ़ नहीं रहा तो ऐसा नहीं कि वहां पे घट रहा हो, वहां पे बाई कैसा हो रहा है? स्थिर हो रहा है। तो इन दोनों केस में अगर एक कॉमन बात देखी जाए तो एक्स तो दोनों केस में हम बढ़ा रहे हैं, दोनों केस में हम लोग एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों केस में हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों केस में बाई इंक्रीज हो रहा है या स्थिर हो रहा है? बाई इंक्रीज हो रहा है या फिर स्थिर हो रहा है? मतलब बाई इंक्रीज हो रहा है और कभी कभी स्थिर भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं केस पहले की बात करूं इस वाले ग्राफ में, केस फर्स्ट, तो इसमें बाई जो है, जो बाई है वो ऑलवेज क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, हमेशा बाई बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ाने पर बाई हमेशा बढ़ रहा है। लेकिन इस वाले केस में मैं बाई को बोल सकता हूं कि बाई ओनली इंक्रीज हो रहा है, ऑलवेज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी वो आराम भी कर रहा है, वो कभी कभी रेस्टिंग पोजीशन में भी चला जाता है, मतलब कभी कभी रेस्ट करने लगता है। एक्स भले ही बढ़ रहा है लेकिन बाई ने क्या कर लिया? आराम कर लिया। आराम करने के बाद फिर वो बढ़ गया, फिर उसने आराम कर लिया, फिर बढ़ गया, फिर आराम कर लिया, फिर बढ़ गया। मतलब फिलहाल में बाई बढ़ तो रहा है लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से पहले वाले ग्राफ में ऑलवेज एक्स के साथ साथ बढ़ रहा था, ऑलवेज एक्स के साथ साथ बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या है कि एक्स इंक्रीज तो दोनों में हो रहा है लेकिन बाई में थोड़ी सी चेंजमेंट है। यहाँ पे बाई हमेशा बढ़ रहा है, यहाँ पे बाई बढ़ रहा है और कभी कभी रेस्टिंग पोजीशन में भी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मान लो कोई दो रियल वैल्यू है, मान लो कोई दो रियल वैल्यू है x1 और x2, ठीक है। ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेस्ट यूजिंग बाई इन इक्वेशन मेथड, आशंका विधि, शंका विधि, आशंका विधि से हम लोग टेस्ट करेंगे कि फंक्शन में इंक्रीजमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इंक्रीजमेंट की जब बात की तो मैंने दो प्रकार का इंक्रीजमेंट किया,
एक इंक्रीजमेंट मैंने क्या देखा कि x को बढ़ाने पर y हमेशा बढ़ रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, दूसरे वाले केस में दूसरे वाले केस में मैंने क्या देखा, जो केस सेकंड है आपका, और दूसरे वाले केस में मैंने देखा कि x के बढ़ाने पर y बढ़ तो रहा है, लेकिन कभी कभी y आपका रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है। मतलब कभी कभी y रेस्ट करने लगता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर रेस्ट करने लगता है, फिर बढ़ने लगता है। मतलब बढ़ तो फिलहाल रहा है। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है वो समझना है। दोनों के फर्क को मैं यहाँ बता दे रहा है। दोनों के फर्क में क्या है, दोनों में मैंने क्या देखा कि कोई मैं दो वैल्यू ली, x1 और x2। x1 और x2 कोई दो मैंने रियल नंबर लिए। ठीक है, और दोनों रियल नंबर पे मैंने क्या देखा कि x1 बड़ा है किससे, x2 से। x1 बड़ा है किससे, x2 से। और जब x1 x2 से बड़ा है इंप्लाइज, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर x1 को और x2 को डालता हूँ, फंक्शन के अंदर जब मैं x1 x2 को डालता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि f(x1), तो f(x1) का मतलब क्या हुआ कि x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ x1 पर y की वैल्यू, और f(x2) का मतलब हुआ x2 पर फंक्शन की वैल्यू, x2 पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब हुआ x2 पर y की वैल्यू। जहां पे ग्राफ में x का वैल्यू x2 है, तो वहां पे y की वैल्यू को उन्होंने क्या बोल दिया, f(x2). ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x1 बड़ा है किससे, x2 से। मान लो इस पॉइंट पर ये x1 है और इस पॉइंट पर x2 है। ठीक है, अब या फिर मान लो यहाँ x1 और यहाँ x2 है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ x2 है और यहाँ पे x1 है। ठीक है, तो अब देखेंगे इस वाले ग्राफ में कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है। ठीक है, x1 जो है वो x2 से कैसा है, बड़ा है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि x2 यहाँ आ जाए, x1 यहाँ आ जाए, मतलब वो कहीं भी हो सकता है। तो अब मैंने क्या किया कि फंक्शन के अंदर मैंने दो वैल्यू देखी x की, एक वैल्यू x1, एक वैल्यू देखी मैंने x2। और मैंने पहला वाला केस बात कर रहा हूँ मैं, और जब मैं पहले वाले केस को देख रहा हूँ, तो पहले वाले केस में जैसे ही मैंने x1 को बढ़ाया, तो मतलब x को बढ़ाया, तो y की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x1 बढ़ाने पर क्या बढ़ाने पर, x1 बढ़ाने मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, वो भी किसमें, पहले वाले केस में। तो मैं बोल सकता हूँ कि x1 अगर बड़ा है x2 से, तो fx1 भी बड़ा होगा fx2 से। मतलब x1 और x2 में x1 बड़ा है, तो इसका मतलब भी क्लियर है पहले वाले केस में कि x1 पे ही फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका fx1 बड़ा हो गया fx2 से। अगर मैं दूसरे वाले केस में बात करूं, तो मान लो कि x2 यहाँ है और x1 यहाँ है, x1 x2 से बड़ा है, तो दूसरे वाले केस में कि fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से। अब जरूरी थोड़ी ना कि ये दोनों पॉइंट हम यही लें, हो सकता है कि जो मैं चेक कर रहा हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो इन दोनों पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और यहाँ पे x1। अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो x1 x2 से भले ही बराबर है, लेकिन इन दोनों पॉइंट पर y की जो वैल्यू है वो कैसी है, बराबर है। y की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं, y का वैल्यू स्थिर हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट को हम यहाँ लेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 अगर x2 से बड़ा है, x1 x2 से बड़ा है, तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू और x2 पर फंक्शन की वैल्यू में जो x1 पर फंक्शन की वैल्यू है वो या तो बड़ी होगी या तो बड़ी और बराबर होगी। इन दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अब लेकिन अब दोनों इंक्रीजिंग है, तो आप इनकी इंक्रीजिंग के नाम को बदल सकते हैं। इसके इंक्रीजिंग को बोलेंगे हम लोग स्टिकली इंक्रीजिंग। स्टिकली इंक्रीजिंग मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान। मतलब यहाँ पे चीजें लगातार बढ़ रही है, इसको मैं बोलूंगा
निरंतर वर्धमान पहले वाले केस में एक्स की वैल्यू को बढ़ाने पर वाई की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, और दूसरे वाले केस को हम लोग बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग। ओनली इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे बोलेंगे हम लोग वर्धमान। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्धमान बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्धमान बोलेंगे। तो ये केस हुआ इनइक्वलिटी के तरीके से। मैंने क्या चेक किया कि फंक्शन के अंदर क्या है? इंक्रीजमेंट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मान लो ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट करके बता दिया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है या यहाँ पे डिक्रीजिंग है। मान लो इसी वाले एग्जाम्पल को हम इनइक्वलिटी के टेस्ट से चेक करना चाहें कि इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो बाई है वो एफ एक्स है, और वो कितना है? 2x+1। 2x+1 मैंने दो वैल्यू ली, एक वैल्यू ली x1 और एक ली x2। दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? रियल है। दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? रियल है। उन रियल नंबर में मैंने बोल दिया कि x1 बड़ा है x2 से। ठीक है, x1 बड़ा है x2 से। अब मुझे अगर इंक्रीजिंग चेक करना है या डिक्रीजिंग चेक करना है, तो मुझे रिलेशन किसके अंदर बनाना पड़ेगा? फंक्शन के अंदर। फिलहाल अभी मैंने इंक्रीजिंग समझाया, तो ये एग्जाम्पल भी जो है वो इंक्रीजिंग का ही है। अभी मैं डिक्रीजिंग भी बताऊंगा। मैं अभी आपको डिक्रीजिंग भी बताऊंगा। ठीक है, और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका इनइक्वलिटी टेस्ट। इनइक्वलिटी टेस्ट असमता विधि से किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसी में डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब अवकलन करके हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल में तो मैंने आपको इनइक्वलिटी टेस्ट बताया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x1 बड़ा है x2 से। अब मैं फंक्शन के अंदर रिलेशन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब fx1 और fx2 में रिलेशन बनाना चाहता हूँ कि जो fx1 है वो fx2 से बड़ा है या छोटा है। अगर x1 बड़ा x2 से है और fx1 बड़ा भी fx2 के साथ हो जाता है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? फंक्शन क्या है? 2x+1। तो मैं इनको फंक्शन में चेंज करना चाहता हूँ। इनको मतलब x1 और x2 की प्लेस पर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? इनइक्वल टू तो सेम है, बस यहाँ पे मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 2 का मल्टीपल कर दिया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आशंका में दो मतलब कोई भी इनइक्वलिटी है, उसके दोनों साइड हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड 2 का मल्टीपल किया। जब मैंने 2 का मल्टीपल कर दिया, तो मैं यहाँ पे 1 को ऐड करूंगा। तो 2x1+1 मोर देन 2x2+1। दोनों साइड मैंने 1 को ऐड कर दिया। जब दोनों साइड 1 को हमने ऐड कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2x+1 अगर fx है, 2x+1 अगर fx है, तो 2x1+1 fx1 होगा नहीं होगा? बस चेंजमेंट क्या हुआ, जब यहाँ पे x था तो मैंने इसको fx बोला, और जब यहाँ पे x1 है तो इसे fx1 बोलेंगे। और ये मोर देन है किससे? fx2 से। तो मैंने क्या देखा कि अगर x1 x2 से बड़ा है, तो fx1 भी बड़ा हो गया fx2 से। तो मैं बोल सकता हूँ देन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे क्या है आपका? निरंतर वर्धमान हुआ फलन। फलन कैसा हुआ? वर्धमान। और मैंने जब आपको न्यूमेरिकली समझाया था, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू का इनपुट करके समझाया था शुरुआत में ही, तो आपकी y की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही थी ना। तो वही चीज है कि वो मैंने सीधा ऑब्जर्वेशन से समझ लिया कि मैंने जैसे जैसे x को बढ़ाया, वैसे वैसे y बढ़ा। तो ये मैंने पूरा रूल मतलब मेथड के हिसाब से समझा। और कौन से मेथड से समझाया? इनइक्वलिटी मेथड, मतलब असमता विधि से किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को चेक करना है। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं? तो मुझे यहाँ से पता चला कि इस फंक्शन के अंदर क्या है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान है। पूरा मैंने एग्जाम्पल भी उसी मेथड से बता दिया। तो बस देखो दोनों वर्धमान है,
बस यहाँ पे चीजें लगातार बढ़ रही है इस वाले केस में। यहाँ पे चीजें लगातार नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है लेकिन लगातार नहीं बढ़ रही है। तो बस इसलिए यहाँ पे क्या है कि चीजें कभी कभी बराबर हो रही है, मतलब बाई का मान कभी कभी स्थिर हो रहा है, मतलब x1 और x2 के लिए दोनों के लिए बाई का मान बराबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बराबर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका असंख्य विधि से किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग अकेला बोल दो, वर्धमान और निरंतर वर्धमान। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं असंख्य विधि से ह्रासमान की। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए देखो, चलिए अब बात करेंगे हम डिक्रीजिंग की। तो मान लो कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ भी दो ग्राफ बनाए मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने एक ग्राफ बना दिया जी। ठीक है, और एक ग्राफ मैंने बना दिया ऐसा। देखो, ठीक है, एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, और ये दोनों के दोनों ग्राफ हैं वो y बराबर एफ एक्स के लिए है। ठीक है, मतलब एक ही, मतलब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब इन ग्राफ में अगर मैं फोकस करूं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ सी लिया और यहाँ पे डी लिया, ऐसे ही यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया और यहाँ पे कहीं मैंने एफ ले लिया। अब इन दोनों ग्राफ में हम देखेंगे, मान लो मैं ए से बी के लिए बात करने वाला हूँ। जब मैं ए से बी के लिए बात करने वाला हूँ तो मैं देखता हूँ कि ए से बी में एक्स की वैल्यू तो आपकी बढ़ गई है लेकिन वाई की वैल्यू आपकी घट गई है। एक्स की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन वाई की वैल्यू घट गई है सी तक आने पर। सी से डी तक आने पर एक्स की वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन वाई की वैल्यू घट गई है। तो फिलहाल इस ग्राफ में मैंने क्या देखा कि मैंने लगातार, मतलब एक्स को तो इंक्रीज किया है लेकिन जो बाई है वो लगातार आपका घटता चला जा रहा है। मैं एक्स को तो इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन जो बाई का वैल्यू वो लगातार घटता चला जा रहा है। जो मैंने ऑब्जर्वेशन से सेकंड वाला एग्जाम्पल आपको समझाया था, वहां मैंने जो एग्जाम्पल लिया था y बराबर -2x+1, उसमें आपने ऑब्जर्व किया भी होगा कि मैंने x को वहां पे बहुत बढ़ाया, एक रखा, दो रखा, तीन रखा, चार रखा, लेकिन x को बढ़ाने पर मुझे मिला क्या कि y की वैल्यू आपकी घटती चली जा रही है। वही चीज यहाँ पे है ग्राफ में कि मैंने x की वैल्यू को तो बहुत बढ़ाया लेकिन y की वैल्यू आपकी घटती चली जा रही है। ठीक है, इस वाले में क्या है, x को बढ़ाया, y घट गया। यहाँ x तो बढ़ गया लेकिन y में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, x बढ़ गया, y घट गया, यहाँ पे x बढ़ गया, y में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, x बढ़ गया, y घट गया। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो x बढ़ने पर y घट ही रहा है। हाँ, कभी कभार चीजें स्थिर हो रही है, मतलब यहाँ पे बाई की वैल्यू बराबर हो गई, मतलब बाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्स तो बदला है यहाँ पे
यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो x तो बदला है, लेकिन y में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल दोनों केस में देखेंगे x बढ़ रहा है और y घट रहा है। यहाँ पे y लगातार घट रहा है, यहाँ पे रुक रुक के घट रहा है, मतलब घट गया रुक गया, घट गया रुक गया, ओवरऑल तो घट ही रहा है ना। हाँ, तो वही चीज हमें समझना है कि जो डिक्रीजिंग वाला केस है, डिक्रीजमेंट समझना है किससे, इनइक्वलिटी टेस्ट से। अभी मैं इनइक्वलिटी टेस्ट की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इनइक्वलिटी टेस्ट के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या, डेरिवेटिव टेस्ट। कि डेरिवेटिव से हम लोग कैसे किसी फंक्शन की इनइक्वलिटी को जज करते हैं। तो अगर मैं देखता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू है x2 और यहाँ पे वैल्यू है x1। x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू x2 है और यहाँ पे x की वैल्यू x1 है। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x1 बड़ा है x2 से। ठीक है, अब x1 जब बड़ा है x2 के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट पे x की वैल्यू तो x2 है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू बनाना चाहूँ, y की वैल्यू, तो x के स्थान पे क्या रखोगे, x2 रखोगे, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, fx2 बनेगी नहीं बनेगी, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। अब इस पॉइंट पे b पे देखोगे तो x की वैल्यू तो x1 है, अगर मैं y की वैल्यू की बात करेंगे तो fx1 हो ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं x के स्थान पे क्या डालूंगा, x1 डालूंगा। मान लो कि कोई भी ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के किसी पॉइंट पर x की वैल्यू आपके पास है और y की वैल्यू निकालनी है, तो उस फंक्शन में मैं x की वैल्यू को डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू। वही चीज यहाँ पे है कि दो पॉइंट है a और b, दोनों पॉइंट पे x का वैल्यू x1 और x2 है, तो x1 वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू fx1 हो जाएगी और x2 वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू fx2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों पे देखता हूं कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है, तो fx1 पर फंक्शन का जो वैल्यू है, x1 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो x2 पर फंक्शन के वैल्यू से कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पे चीजें उल्टी हो रही है, x तो बढ़ गया लेकिन y घट गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस बात की चर्चा करता हूँ, यहाँ पे इस बात का डिस्कशन करता हूँ, जो डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पॉइंट लिए x1 और x2। ठीक है, मान लो वो दोनों पॉइंट में इस वाले जर्नी ए टू बी, मतलब ए से बी की बात कर रहा हूँ, ए से बी की बात कर रहा हूँ, फिर जर्नी बी टू सी की बात करूंगा। मतलब पहले मैंने कहाँ की यात्रा की, ए से बी की यात्रा की, फिर मैंने बी से सी की यात्रा की। ठीक है, इस मेथड से तुम इंक्रीजिंग वाले केस को भी समझ सकते हो। जिनको इंक्रीजिंग वाले केस में चीजें नहीं आ रही है समझ में, तो उसको ऐसा भी देख सकते हो कि वहां पे बराबर क्यों हुआ। मान लो कि अभी फिलहाल में ए और बी की मैंने बात की, ए और बी की जब मैंने बात की तो यहाँ x2 है और यहाँ x1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x1 है। तो मैं देखता हूँ कि x1 बड़ा है x2 से, तो a से b में देखा कि x1 की वैल्यू बढ़ती है तो फंक्शन में की वैल्यू आपकी घटती है। फंक्शन मतलब y की वैल्यू घटती है। और इस वाले में देखेंगे अगर हम b से c में, x1 बड़ा है x2 से, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर बराबर हो जाती है। फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके लिखना चाहूँ, इकट्ठा लिखना चाहूँ, इन दोनों को, इन दोनों को अगर इकट्ठा लिखना चाहूँ, इन दोनों केस में x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट को यहाँ लेता हूँ तो ये x2 है और ये x1 है, बड़ा वाला x1 है, जितना राइट में जाओगे उतना बड़ा होगा। तो x1 x2 से बड़ा है, x1 x2 से बड़ा है, मैंने कहा मैंने बड़ी वैल्यू को x1 लिया है, तो x1 x2 से बड़ा है। तो इसमें देखा जाए कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है। y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू। और b से c के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो x की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है। जो फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है,
फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है तो एक जगह घट मतलब कुछ पार्ट में घट रही है, कुछ पार्ट में बराबर हो रही है, फिर घट रही फिर बराबर हो रही, फिर घट रही फिर बराबर हो रही। तो इस बात को मैं ओवरऑल तरीके से कैसे बोल सकता हूँ, मैं इकट्ठे कैसे कह सकता हूँ, इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्स वन का वैल्यू है वो घट रहा है या बराबर हो रहा है किससे, एफ एक्स टू से। या तो एफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स टू से कम होगा या फिर बराबर होगा। जैसे यहाँ पे कम है, यहाँ बराबर है, यहाँ कम है, यहाँ बराबर है। तो जो बाई का वैल्यू है वो कम हो रहा है या बराबर हो रहा है, कम हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे जो डिक्रीजिंग है वो स्टिकली डिक्रीजिंग है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो हिरासमान है वो निरंतर हिरासमान है। ठीक है। और यहाँ पे ओनली क्या बोलते हैं हम लोग, हिरासमान बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ओनली डिक्रीजिंग बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, निरंतर हिरासमान, निरंतर हिरासमान, निरंतर हिरासमान। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हिरासमान। ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो एफ एक्स बराबर माइनस का टू एक्स प्लस वन। अभी मैंने जब इसको शुरुआत में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिस्कशन किया तो ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको समझाया कि इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसको इनइक्वलिटी से समझेंगे। मैंने मान लिया कि कोई दो वैल्यू है एक्स वन और एक्स टू, कोई दो रियल नंबर है, एक्स वन बड़ा है किससे, एक्स टू से। ठीक है। अब मुझे एक्स वन एक्स टू में मैंने कोई रिलेशन जो है वो मान लिया है। ठीक है। अब मुझे इससे इसकी सहायता से फंक्शन के अंदर रिलेशन को बनाना है, फंक्शन के अंदर रिलेशन को बनाना है। जब मैं फंक्शन के अंदर रिलेशन को बनाता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन को डेवलप करेंगे। फंक्शन में क्या है, माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है। जब ये एक्स है तो इसको एफ एक्स बोला, अगर यहाँ पे एक्स वन आएगा तो इसको एफ एक्स वन बोलेंगे, और यहाँ पे एक्स टू आएगा तो इसको एफ एक्स टू बोलेंगे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए मैंने दोनों साइड माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनइक्वलिटी की खास बात होती है कि दोनों साइड अगर किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीपल या डिवाइड करते हैं, दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो ये मोर देन का हो जाएगा लेस देन। ठीक है। अब मैंने दोनों साइड वन जोड़ दिया, वन जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे x था माइनस टू एक्स प्लस वन तो इसको एफ एक्स बोला। जब यहाँ एक्स वन आया तो इसको मैं बोलूंगा एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू। तो देखा जाए यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, एक्स वन एक्स टू से बड़ा था लेकिन एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्टिकली डिक्रीजिंग हुआ, फंक्शन के अंदर स्टिकली डिक्रीजिंग हुआ, लगातार ह्रास होगा। फंक्शन के अंदर क्या होगा, लगातार ह्रासमान होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इनइक्वलिटी टेस्ट में कि अगर इंक्रीजमेंट की बात आती है तो इंक्रीजमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक स्टिकली इंक्रीजिंग होता है और एक इंक्रीजमेंट होता है। स्टिकली इंक्रीजमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे वाई बढ़ना चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ना चाहिए। ये होता है निरंतर वर्धमान, स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर मैं ओनली इंक्रीजिंग की बात करता हूँ, मतलब वर्धमान की बात कर रहा हूँ, लगातार बात नहीं कर रहा हूँ, बस वर्धमान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्स को बढ़ाने पर बाई बढ़ता है या फिर स्थिर हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा फिर स्थिर हो जाएगा। तो वहां पे बराबर वाला केस आ जाता है। ऐसे ही स्टिकली डिक्रीजमेंट की बात करते हैं, निरंतर ह्रासमान की बात करते हैं, तो एक्स के बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू मतलब बाई की वैल्यू घटनी चाहिए। और अगर मैं ओनली ह्रासमान की बात करूं, लगातार बात नहीं करूं, ऐसा है कि ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कभी कभी स्थिरता आ जाती है लेकिन ह्रास तो हो ही रहा है,
तो वहां पे लेस देन बनता है, उल्टा हो जाएगा साइन या फिर बराबर हो जाएगा, तो वहां पे लेस देन इक्वल वाला केस आएगा। तो पहले तो आप लोग इस लेक्चर को समझो। इंक्रीजमेंट का मतलब होता है किसी भी फंक्शन में एक्स के इनपुट करने पर बाई की वैल्यू, अगर एक्स को इंक्रीज करने पर बाई इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज करने पर बाई डिक्रीज हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। बस इतना है आपका। ये तो हो गया आपका इनइक्वलिटी टेस्ट किसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।